यहाँ पे श्रीमती कविता जी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए दूसरी बार अपनी कोशिश कर रहे हैं, उनकी मदद में, टीआरएस पार्टी की मदद में ये मेरा दौरा है। और मैं आपको नेशनल पर्सपेक्टिव में आज पॉलिटिकल के हालात क्या हैं मैं ये आपको बताना चाहूँगा। आज मुल्क के सामने एक बहुत बड़ा अपने कम्युनल पॉलिटिक्स और प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स और डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स से आगे हुकूमत और आगे इक़्तिदार में आने के लिए और जीतने के लिए कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस अपने झूठे वादों से और झूठे बयानात से और टीआरएस के ऊपर तहमत लगाते हुए लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। दोनों पार्टियां तेलंगाना में बिल्कुल ख़त्म के बराबर हैं और उनकी लड़ाई सिर्फ डिपॉजिट बचाने की है। जीतने की तो लड़ाई कहीं नहीं दिख रही। आज सेकंड पोजीशन भी नहीं हो सकता है। सिर्फ डिपॉजिट अगर सीटों में बचा लेते हैं तो वही उनके लिए आज बड़ी बात है। तेलंगाना में तेलंगाना की आवाम की मोहब्बत, तेलंगाना की आवाम की कॉन्फिडेंस केसीआर साहब पे और टीआरएस पे, तेलंगाना की आवाम का डिसीशन वेलफेयर के कामों को देखते हुए, अच्छी गवर्नमेंट को देखते हुए, सुकून को देखते हुए ये फ़ैसला की है कि 16 के 16 सीट टीआरएस को और 1 सीट हमारी मिली जुली जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिताकर 17 सीट तेलंगाना से हम दिल्ली को पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे कांग्रेस के कैंडिडेट मधु यास्की गौड़ साहब भी खुद हार मान लिए हैं। आज पार्लियामेंट छोड़कर एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं। यहाँ पार्लियामेंट में कैनवसिंग चल रही है, लोगों के मसलों पे बातचीत चल रही है और वो एयरपोर्ट के ऊपर बड़े लीडरों का स्वागत करते हुए बैठे हैं। उसी तरीके से बीजेपी तो कहीं भी निज़ामाबाद में अपना प्रेजेंस नहीं बता सकती है और पूरी तरीके से निज़ामाबाद में ख़त्म के बराबर है। गुज़िश्ता 5 साल में जो काम हुआ है, चाहे वो माइनॉरिटीज़ के लिए हो, मेजॉरिटी के लिए हो, क्रिश्चियंस के लिए हो और SC STs के लिए हो, एक हिस्ट्री बनी है। और यहाँ के स्कीमात को दिल्ली तक, दिल्ली की गवर्नमेंट, उड़ीसा की गवर्नमेंट, आंध्रा की गवर्नमेंट, बंगाल की गवर्नमेंट लेकर अपने स्टेट्स में इम्प्लीमेंट कर रही है। आज चाहे आप मिशन भगीरथा ले लीजिए, रैतु बंधु स्कीम ले लीजिए और आप यहाँ के स्कॉलरशिप स्कीम लीजिए, स्कूल्स लीजिए, पेंशन लीजिए और 24 घंटे का पावर लीजिए फार्मर्स को फ्री, ये सब चीज़ हिस्ट्री बना है। एक नई गवर्नमेंट जो 4.5-5 साल पहले हुकूमत में आई है, आज ये सब चीज़ आप तक पहुँचाई है। दूसरी तरफ कांग्रेस 60 साल हुकूमत करी, मुसलमानों को और क्रिश्चियंस को वोट बैंक पॉलिटिक्स, दलित को वोट बैंक पॉलिटिक्स के वैसा इस्तेमाल करी। 60 साल में दलित और मुसलमान और क्रिश्चियंस राजेंद्र सचार रिपोर्ट कमेटी के तहत, रंगनाथ मिश्रा कमेटी के तहत पूरी तरीके से इकोनॉमिकली बर्बाद हो चुके हैं, एजुकेशनली बर्बाद हो चुके हैं। 60 साल में कम्युनल पॉलिटिक्स कांग्रेस की है और आज उंगली दूसरे पार्टियों पे उठाती है। आप देखिए, बाबरी मस्जिद के इशू से लेकर, गुजरात राइट से लेकर और जो ही कम्युनल राइट्स हुए हैं मुल्क में, ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस की हुकूमत में और कांग्रेस के पीरियड में हुए हैं। उसी तरीके से बीजेपी भी आज पूरी तरीके से कम्युनल पॉलिटिक्स पे उतरी हुई है। जहाँ देखो एक तरीके से मॉब लिंचिंग, एक तरीके से डराया जा रहा है, एक तरीके से कम्युनल पॉलिटिक्स हो रहे हैं। यहाँ तक कि अमित शाह साहब एक दिन पहले मीटिंग में ये बोलते हैं कि अगर बीजेपी पावर में आती तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल देंगे और कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स को अलग अलग कैटेगरी में बांट देंगे। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है और मुल्क को बांटने का एक साजिश है और मुल्क में एक डिस्टर्बेंस करने की एक साजिश है। कांग्रेस की कमज़ोरी आपको यहाँ से समझ सकते हैं कि आज डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कांग्रेस दिल्ली से टीम्स को भेज रही है लीडर्स को ढूंढने के लिए। लीडर्स ही गायब हो चुके हैं, तो लीडर्स को ढूंढने के लिए टीम्स आ रहे हैं। कौन लीडर हो सकता है आगे, कौन पार्टी में काम कर सकता है। ये हालात में मैं समझता हूँ और मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ मीडिया के थ्रू, आप सबके चैनल के थ्रू, कि टीआरएस को और एक मौका दे, केसीआर साहब की हुकूमत को और एक मौका दे, कविता जी को चुनकर उनको और एक मौका दे। अगर हम 16 और 17 MP भेज सकते हैं पार्लियामेंट में तो तेलंगाना की बेहतरी के लिए, तेलंगाना के कामों के लिए, तेलंगाना के प्रोग्राम्स के लिए, 12% रिजर्वेशन के लिए एक बड़ी ताकत पार्लियामेंट में होती है और ये ताकत हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती है और लड़कर हमको हमारा हक़ दिला सकती है। आज बात बिल्कुल सीधी है। बीजेपी कांग्रेस दोनों मिलाकर भी आज हुकूमत नहीं बना सकते हैं दिल्ली में। ये हालात वहाँ पे बन चुके हैं।
दोनों को टोटल में ले लीजिए, दोनों एक दूसरे की ए एंड बी टीम हैं, दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं। मगर आज कांग्रेस की पॉलिसी और बीजेपी की पॉलिसी दोनों मिलती जुलती है। चाहे आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए जो तरीक़े से मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है, चाहे आप देख लीजिए कर्नाटका में किस तरीके से हो रही है। तो ये सब देखकर हम ये पूरा पक्का यकीन कर सकते हैं कि राहुल गांधी भी पूरी बीजेपी की पॉलिसी को अडॉप्ट करके दोनों मिली जुली सरकार भी बनाने को कल के दिन जा सकते हैं। दूसरी तरफ रीजनल पार्टीज़ पूरी तरीके से सेक्युलरिज्म को कायम रखने के लिए आज तैयार है। चाहे आप केसीआर जी को देखिए, चाहे जगन मोहन रेड्डी साहब को देखिए, चाहे ममता बनर्जी को देखिए, ये सब रीजनल पार्टीज़ आने वाले दिनों में बहुत ताकतवर बनने वाले हैं और लोगों का भरोसा और सपोर्ट उनको हासिल है। मैं समझता हूँ 2019 में दिल्ली में रीजनल पार्टीज़ की सरकार बनेगी और केसीआर साहब इसमें बहुत अहम रोल अदा करेंगे और ये बनाने में भी बड़ा अहम रोल उन्होंने अदा करेंगे। मैं समझता हूँ तेलंगाना के लिए एक नई हिस्ट्री बनेगी 2019 की हुकूमत। जो बीजेपी एंड कांग्रेस है अपने आप को नेशनल पार्टीज बताते हैं, मगर आज देखिए साउथ इंडिया में जहाँ पे हमारे 160 सीट हैं वहाँ पे बीजेपी 5 से 6 सीट से बढ़कर नहीं हासिल कर सकती है, कांग्रेस 5 से 6 सीट या 8 सीट से बल्कि हासिल नहीं कर सकती है। तो किस तरीके से नेशनल पार्टीज़ कहे जा सकते हैं? अगर ये पार्टीज़ से अपने अलाइज दूर हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ ये दोनों पार्टीज़ का वजूद ही ख़त्म हो जाता। आज ये पार्टीज़ इस तरीके से पोजीशन में है कि सिर्फ़ और सिर्फ अपने अलाइज के ऊपर और अपने झूठे वादों के ऊपर पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। आज मौका है और मैं आप मीडिया से, मेरे दोस्तों से, मेरे भाइयों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप हमारी अपील आवाम तक ले जाइए। आवाम हमारे साथ है, पब्लिक हमारे साथ है और आने वाले दिनों में 2019 में हम 17 MP 16+1 जीत कर इंशाल्लाह आने वाले दिनों में दिल्ली में केसीआर साहब को एक बहुत अहम रोल अदा करते हुए हम देखेंगे और तेलंगाना को और डेवलप होते हुए देखेंगे। मुसलमानों की हिफाजत, क्रिश्चियंस की हिफाजत, दलित की हिफाजत के लिए जो लॉज है वो लॉज बनते देखेंगे और एक नई शुरुआत 2019 के इलेक्शन के बाद तेलंगाना की होगी। थैंक यू। स्टार्ट करिए तेलंगाना, TRS, जगन, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, मायावती, अखिलेश यादव, फारूक अब्दुल्ला, ये पूरे पार्टीज़ का टोटल जो होगा थर्ड फ्रंट, ये टोटल जो होगा एक रीजनल फोर्सेस के अंदर एक मिली जुली हुकूमत 2019 में बनेगी और ये हुकूमत एक मुल्क को नया रूप देगी, क्योंकि वहाँ पे कोई एक सुप्रीम लीडर या एक डिक्टेटर नहीं होगा। सब मिलकर जो जो अपने स्टेट्स के लिए जो ज़रूरत है, जो स्टेट्स में जो काम है वो काम पूरा करेंगे और पब्लिक से उनको एक्सेसिबिलिटी होगी। यहाँ पे अब जो सरकारें चल रही हैं दिल्ली में, चाहे वो ले लो तो रिमोट कंट्रोल से स्टेट्स को चलाते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो। तो ये रिमोट कंट्रोल सरकार का पीरियड ख़त्म होगा। जहाँ पे भी सरकार रहेगी वहाँ के रीजनल पार्टीज़ की रहेगी और रीजनल लीडर्स उसको चलाएंगे और वो बेहतर काम करेंगे। एक तौर पर थर्ड फ्रंट की सरकार बनेगी। बिल्कुल, एक लाइन में बोल रहे हैं तो थर्ड फ्रंट की सरकार बनेगी और पूरी मेजॉरिटी से बनेगी कर रहे हैं और केसीआर साहब की कोशिश है और केसीआर साहब अहम रोल अदा करेंगे। अब वज़ीर आज़म कौन होगा, प्रेसिडेंट कौन होगा, ये तो पार्टी जीतने के बाद बैठकर फैसला करेगी, मगर जो भी रहेंगे मुल्क के बेहतरी के लिए रहेंगे और मुल्क के एक नया रास्ता दिखाने के लिए रहेंगे। ये कम्युनलिज्म मुल्क से ख़त्म होगा, सेक्युलरिज्म कायम होगा, कॉन्स्टिट्यूशन पे मुल्क चलेगा। अदरली फिगर हैं वो हुकूमत को एडवाइस करेंगे, हुकूमत को अपना डायरेक्शन बताएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि वो पार्लियामेंट में इलेक्ट होकर आके वहाँ पे बैठना है। एक मार्गदर्शक की टाइप पे ये हुकूमत को आगे लेके चलेंगे और एक कैटलिस्ट, जो इंग्लिश में बोला जाता है कैटलिस्ट का मतलब एक आदमी सबको अट्रैक्ट करता है, तो उस तरीके से केसीआर साहब भी सबको अट्रैक्ट करेंगे। पार्टी अपने स्टेट में अपने MPs को जिताने में पूरी तरीके से जुड़ी हुई है, जिस तरीके से हम भी TRS के हमारे MPs को जुड़ाने में पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। जब MPs जीत कर जब रिज़ल्ट आएगा उसके बाद बातचीत होगी गवर्नमेंट की बनने की। अगर हम MPs ही नहीं जीतते हैं, चंद्रबाबू नायडू कैसा हवाई बातें करते हैं, MPs ही नहीं है, हारने के पूरे इम्कानात हैं, मैं प्राइम मिनिस्टर बनता हूँ बल्कि जो बोल रहे हैं, ये टाइप की बात हम नहीं करते। हम जीतेंगे, 16 MP लेकर आएंगे, उसके बाद दिल्ली में बैठ के हम बात करेंगे 16 MP से क्या होगा, आपके पास कितने हैं, आपके पास कितने हैं, किस तरीके से हम हुकूमत बना सकते। बातचीत होगी। जगन मोहन रेड्डी से अलायंस की बात कर रहे हैं, जब बीजेपी से रहेगी ना, TRS बीजेपी को साथ नहीं देगी और कांग्रेस को भी साथ नहीं देगी। बिल्कुल कैटेगरिकल है, आज का स्टेटमेंट भी है उनकोసం మేము చెప్తున్నాం కదా, ఇప్పుడు ఇది కౌ బెల్ట్ పాలిటిక్స్, నార్త్ ఇండియా పాలిటిక్స్ ఇప్పుడు ఖతం అయిపోయినాయి ముల్క్లో. మేము క్లియర్గా చెప్తున్నాం, మేము బీజేపీకి సహమతి ఇయ్యము, అలైన్మెంట్ చేయము.
లీడర్ ఎవరని ఈరోజు నేను చెప్పలేము. అది ఫస్ట్ రిజల్ట్ రావాలి. రిజల్ట్ వచ్చే తర్వాత అందరు కలవాలి. అందరు కలిసి దాని తర్వాత ఎవరు కేపబుల్ ఉన్నారు, ఎవరు ముందటికి వెళ్తారు, ఎవరైనా కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ కానీ సెక్యులర్ పర్సన్ కానీ ఎవరు ట్రాక్ రికార్డ్ ఆల్రెడీ ప్రూఫ్ చేశారు వాళ్లకు ప్రైమ్ మినిస్టర్గా అందరూ కలిసి ముందటి తీసుకొస్తారు. ఆయన కంట్రీకి లీడ్ చేస్తారు. అందరూ దానికి సమ్మతి ఇస్తారు. ఎవరని ఇప్పుడు చెప్పలేము, ఎందుకంటే రిజల్టే రాలేదు. ఇప్పుడు ఎలక్షన్ మోడ్లో ఉన్నాం మేము. ఐఎమ్ రెడీ టు లీడ్ ద నేషన్ అన్నారు. లీడ్ ద నేషన్ అంటే వేరే మార్గాలు ఉంటాయి. మంచి మార్గంలో నేను ఈ దేశంకి రాష్ట్రంకి తీసుకువెళ్తానని చెప్తున్నారు. మంచి మార్గం అది. దానికి నేను ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవుతామా ఇది అది కాదు. ఒక మంచి తోవల అందరికీ కలిసి మైనారిటీస్కి షెడ్యూల్ कास्ट షెడ్యూల్ ट्राइब्स వీళ్ళకు తీసుకొని ఇంకా మన डेवलपमेंट की बात बता रहा हूँ. हर स्टेट में जहाँ पे स्ट्रांग रीजनल पार्टी है और अच्छा काम हो रहा है, जैसा TRS का हो रहा है, ममता बनर्जी का हो रहा है, जगन मोहन रेड्डी का हो रहा है, वहाँ पे लोग रीजनल पार्टी को ही वोट कर रहे हैं. अब जहाँ पे रीजनल पार्टी नहीं है, जैसा मध्य प्रदेश में रीजनल पार्टी नहीं है, राजस्थान में नहीं है, कांग्रेस को उसका फ़ायदा मिला. अगर वहाँ भी रीजनल पार्टी रहती तो कांग्रेस वहाँ से भी सफाया हो जाती थी. तो आज कांग्रेस पूरी तरीके से ख़त्म की तरफ जा रही है. तेलंगाना में तो कांग्रेस का वजूद रहा ही नहीं. बीजेपी सिर्फ एक MLA जीत सकी, वो भी पूरे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, मुल्क के अमित शाह, राजनाथ सिंह पूरे आके कैंपेन करने के बाद भी सिर्फ एक MLA जीते. कांग्रेस में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पूरे गुलाम नबी आज़ाद सब कैंपेन करने के बाद मेडचल की में पब्लिक मीटिंग, रिकॉर्ड पब्लिक मीटिंग सोनिया गांधी की करे तो मेडचल की सीट कांग्रेस हार गई. तो ये लीडर्स का चरिश्मा अब ख़त्म हो चुका है. अच्छा काम करेंगे तो जीतेंगे, हम उसका स्वागत करते. हम खिलाफ नहीं हैं. काम करने वाले को हम भी साथ देने के लिए तैयार हैं. सिर्फ पॉलिटिक्स, कम्युनल पॉलिटिक्स, लोगों को गलत रास्ते पे लेना, गलत अफवाह लेके आना, ये चीज़ों को हम खिलाफ कर रहे हैं और इस चीज़ों को खिलाफ कर रहे हैं. पब्लिक के दिलों पे तो बैलेट भी नहीं आता, वोटिंग मशीन भी नहीं आती. जिसको जिताना है दिलों पे. लोगों के बीच में जब आप जाके देखते हैं तो मोहब्बत किसकी है आपको समझ में आ जाता. जैसे पूरी तरीके से TRS की हुकूमत के साथ इंसाफ नहीं की. फंड्स में चाहे वो कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए पैसे होने दो, प्रणहिता के लिए पैसे होने दो, हाईवेज रहने दो, जहाँ पे भी TRS के MPs हैं और TRS की हुकूमत है वहाँ पे पैसा पूरी तरीके से रोक दिया गया. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को हम हटाने का मकसद ही बीजेपी गवर्नमेंट को यह है कि ऐसी हुकूमत सेंटर में रहना जो स्टेट्स को अपना पूरा हक देना, कोई भी पार्टी के हो. इस तरीके से कांग्रेस की हुकूमत है तो नहीं दे रहे हैं, TRS की है तो नहीं दे रहे हैं, कोई अपने साथ नहीं मिला तो नहीं दे रहे हैं. ये टाइप की पॉलिटिक्स इंडिया से ख़त्म होना चाहिए. एक फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट का एक अहम रोल है, सेंटर का अहम रोल है. कोई भी रिलीजन में उसके पर्सनल लॉज में मदाखलत नहीं होनी चाहिए. कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया राइट्स माइनॉरिटीज़ को, दलित को, क्रिश्चियंस को दिए गए हैं वो राइट्स को अपहोल्ड करना चाहिए. और रही बात जो तरीके से कांग्रेस गवर्नमेंट ने अपना काम किया है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा. UPA हुकूमत 10 साल पावर में थी. माइनॉरिटीज़ प्रोटेक्शन बिल बोलकर एक बिल पेश की गई थी जिसमें माइनॉरिटीज़ और दलित को प्रोटेक्शन दिया जा रहा था. वो बिल 3 बार टेबल होकर कांग्रेस हुकूमत उसको फेल करी. इसलिए फेल करी कि वो दूसरी कम्युनिटी को वो नहीं करना चाह रही थी. तो वहाँ पे आज भी KCR साहब वादा करे हैं कि हुकूमत ऐसी बनती है जहाँ पे हमारा अच्छा रोल होता है तो 12% रिजर्वेशन और कम्युनल वायलेंस बिल को मैं पास करवाऊँगा. अगर कम्युनल वायलेंस बिल पास होती है तो कोई मुसलमान, कोई दलित और कोई क्रिश्चियन के ऊपर कहीं भी अटैक्स होने से हिफाजत हो जाती. तो कुछ ऐसे मसले हैं जहाँ पे कांग्रेस खुद धोखा दी है और कांग्रेस खुद हमारा साथ नहीं दी है. और जब मेजॉरिटी एक पार्टी के पास हो जाती है तो आप प्रोटेस्ट करके वॉकआउट करना इंपॉर्टेंट है या वहाँ पे वोट डाल के हारना इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी देर के लिए सोचना है. टर्मरिक बोर्ड का एक प्रॉब्लम ज़रूर है. टर्मरिक बोर्ड के लिए कविता जी बार बार पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करे हैं. मिनिस्टर्स का ने डेलीगेशन से जाके, इवन चीफ मिनिस्टर साहब जब दिल्ली गए तो भी जाकर नुमाइंदगी करे हैं. मगर बीजेपी गवर्नमेंट ये बोर्ड बनाने से इनकार करी और डिले करी, जिससे फार्मर्स को ज़रूर तकलीफ़ हो रही है. फार्मर्स के साथ हम हैं. मगर मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो नॉमिनेशन डाले हैं ये एक पॉलिटिकल मूव है जिसके अंदर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी फार्मर्स को प्रॉम्प्ट करके उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करके उनसे ये काम, कुछ फार्मर से, पूरे नहीं बोल रहा हूँ मैं, कुछ फार्मर से ये तरीके से काम ली है. मैं आपको अभी आपके मीडिया के सामने आपको वादा करता हूँ कि अगर हुकूमत 2019 में जैसा हम चाह रहे हैं, एक गठबंधन की हुकूमत, एक अच्छी हुकूमत बनती है तो टर्मरिक बोर्ड तेलंगाना, निज़ामाबाद के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी होगा. और फार्मर्स की डिस्ट्रेस को हम हर वक्त सोचते आए, चाहे आप पानी का प्रोजेक्ट ले लीजिए, कालेश्वरम ले लीजिए,
पोलावरम ले लीजिए, आप कैनाल्स ले लीजिए, या 24 आवर्स पावर ले लीजिए, फार्मर्स के लिए काम कर रहे हैं। आपको मैं एक चीज़ और एक बताना चाहूँगा कि महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट में हिस्ट्री में माने लास्ट 30 ईयर में पहली बार सेकंड क्रॉप आया है ये साल पानी पहुंचने से। उसी तरीके से यहाँ पे निज़ामाबाद के बॉर्डर में 20 बंडल लेटर दिए हैं कि हमको तेलंगाना में मिलना है, इसके लिए क्या फार्मर्स के लिए सहूलतें हैं बोल के। तो ज़रूर थोड़े प्रॉब्लम्स है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर चीज़ करे बोल के, मगर जहाँ से भी सेंटर से लिंक प्रोग्राम था वहाँ पे सेंटर हमको धोखा दी। जहाँ पे स्टेट प्रोग्राम है हम डिसीजन लेके काम कर सके, मगर जहाँ पे भी जैसा रिजर्वेशन है माइनॉरिटीज़ का, सेंटर हमको धोखा दी। टर्मरिक बोर्ड है, सेंटर धोखा दी। फंड्स में सेंटर धोखा दी। तो ये चीज़ों के लिए हम बीजेपी को हटाना चाह रहे हैं। तेलंगाना आपके निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट के इश्यूज़ हैं, जैसा फार्मर्स के लिए इंडस्ट्रीज़ हैं, टर्मरिक बोर्ड है, कुछ पानी के कैनाल्स हैं, ऐसे इश्यूज़ हैं जो मैं समझता हूँ कि एमपी साहब उसके बारे में वेल अवेयर हैं और कोशिश करके उसको करना चाहिए। और मैं एज अ पार्टी लेवल पे ये बताना चाहूँगा कि हमारी पार्टी टोटली फार्मर्स के साथ है और एग्रीकल्चरिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ है। कुछ एरियाज़ में अगर उसके काम नहीं हुए हैं तो हमारे को एक मौका दीजिए, आने वाले 5 साल में आपको करके ज़रूर बताएंगे। वोट सबसे ज़्यादा पावरफुल है, नहीं बता रहा हूँ, उससे बढ़ के तो कोई कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक एंड गवर्नमेंट ये भी है। पॉलिटिकल पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो देती है, सुनिए, मैनिफेस्टो पब्लिक तक पहुंचता है, पब्लिक मैनिफेस्टो को और वादों को देख के वोट डालती है। अगर वो वादे और मैनिफेस्टो कंप्लीट नहीं हुआ तो पब्लिक को पूरा इख्तियार है अपना वोट कोई और पार्टी को डालने का। 5 साल तक तो पब्लिक उसको अब अपना ये कर रहे हैं, इलेक्शन से तो डरते नहीं हम, इलेक्शन से वो डरते जो काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ से वो भाग जाते जो काम नहीं कर रहे हैं। आज यहाँ के लीडर्स, आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा, एमपी कैंडिडेट हैदराबाद में एयरपोर्ट पे बैठा हुआ है। इससे पहले असेंबली इलेक्शंस हुए, एमएलए कैंडिडेट्स पूरे 5 स्टार होटल में बैठे हुए थे, यहाँ पे बाकी के लोग काम कर रहे थे। तो जो लोग काम करे वही जीते और जो लोग अब काम कर रहे हैं वही जीतेंगे। हुए होंगे जिसके बारे में मेरे को पर्सनल नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट में एक कैंपेन में आया हुआ हूँ और यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का मैं नहीं हूँ। मगर आपके बातें जो है मैं ज़रूर गवर्नमेंट तक ले जाऊँगा। आप हमको फिर से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप एक मौका दीजिए। हम सिर्फ 4.5 साल 5 साल पहले हुकूमत में आए हैं, लोग 60 साल से हुकूमत करे हैं, 20 साल से हुकूमत करे हैं, हम 4 साल ही हुआ है। 4 साल में बहुत कुछ काम करे हैं, कुछ काम मिस हुआ होगा वो भी ज़रूर करेंगे और जो काम में गलती है उसको सुधारेंगे होंगे। मैं ज़रूर बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ परफेक्ट है, हर चीज़ कर दी है बोल के। कुछ हम नई गवर्नमेंट है, नई गवर्नमेंट में कुछ कमी हुई होंगी। हम फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक मौका दीजिए, एक पब्लिक तक हमारी अपील पहुंचाइए, हम ज़रूर आप काम करेंगे। और जो आप, मैं भी आपके सामने बैठ के वादा कर रहा हूँ, मैं भी आपको आंसरेबल हूँ, मैं भी जिम्मेदार हूँ, आप मेरे को भी ये सवाल पूछ सकते हैं। लास्ट टाइम विधानसभा के चुनाव डिस्ट्रिक्ट में जो ऊंचे हैं, जिसका अलाइनमेंट हाई है, जैसा आदिलाबाद है, ये डिस्ट्रिक्ट में पंपिंग सिस्टम सेटअप हो रहा है, वहाँ थोड़ा डिले है। अब जैसा मैं रहता हूँ रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में हर घर को पानी पहुँच गया है और कुछ पाइप्स टूट गए हैं, जो काम हुए बाद से पाइप्स टूटे, वो पाइप्स का रिप्लेसमेंट चल रहा है। तो बहुत बड़ा काम है, आप सोचिए 60,000 करोड़ का काम है और पूरे गांव को ये काम पहुंच रहा है। घर के सामने नल आएगा, घर के सामने टांकी बन रही है, तो थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा। लोग प्रोजेक्ट्स 25-25 साल कंप्लीट नहीं करे, प्रोजेक्ट्स वैसे ही रुके हुए हैं। 60 साल के अंदर कांग्रेस हुकूमत कई ऐसे प्रोजेक्ट्स है जो सिर्फ फाउंडेशन डाल के रोक दिए, तो वो भी है। तो मैं आपको फिर से आश्वासन दिलाता हूँ कि अगर हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड बराबर आते रहे तो हम काम स्पीड से कर सकते हैं। आज सेंट्रल गवर्नमेंट हमको फंड से रोक रही है और इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि सेंट्रल में ऐसी हुकूमत हो जो हमारी दोस्त हो, तेलंगाना के लिए, उसके लिए दिल में ख़ास जगह हो। और ये जगह जब हो सकती है जब हम 16 MP जीत कर वो गवर्नमेंट का एक हिस्सा बन के हम हुकूमत करेंगे, तो फंड्स पानी के वजह हम यहाँ पे लाकर काम डेवलप कर सकते। 10% रिजर्वेशन से 50% का कैप आ गया। उसके बाद हम 12% रेजोल्यूशन पास करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे थे। भेजने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोली कि भाई 50% कैप है, आपका रेजोल्यूशन हम एक्सेप्ट नहीं करते। उसके थोड़े दिन बाद मोदी साहब को 10% EBC रिजर्वेशन बोल के दिल्ली में डिक्लेयर करे, अपर कास्ट में इकोनॉमिकली बैकवर्ड बोल के। तो जो माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशन था वो भी इकोनॉमिकली बैकवर्ड को ही था, रिलीजन पे नहीं था, वो मुसलमान को नहीं था, इकोनॉमिकली बैकवर्ड को था। जो कम्युनिटी मुस्लिम में इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको ही था। मैं खान कम्युनिटी का हूँ, मेरे को रिजर्वेशन नहीं है। सैयद कम्युनिटी के है तो उनको रिजर्वेशन नहीं है। जो गरीब तबका है उनको रिजर्वेशन था। ये अब अगर मोदी सरकार का 10% का रिजर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट में है, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको एंडोर्स करता तो ऑटोमेटिकली तेलंगाना में 12% रिजर्वेशन फॉर SC एंड माइनॉरिटीज़ को हासिल हो जाता, क्योंकि कैप एक्सटेंड होता। अगर वो उनको रिजेक्ट होता तो ये भी रिजेक्ट होकर पार्लियामेंट में बिल पेश होना है, पार्लियामेंट में लॉ को अमेंड करना है। लॉ को अमेंड कब हो सकता है? जब हमारे पास MPs रहे और सपोर्ट रहे।
तो ये कोशिश है, ज़रूर हमारे केसीआर साहब का वादा है कि रिजर्वेशन के लिए हमारे पूरे एमपीज़ लड़ेंगे और उसके लिए कोशिश करेंगे। साथ ही साथ ये फंड्स के लिए पूरा हम लड़ेंगे और जो टर्मरिक बोर्ड बोले हैं उसके लिए लड़ेंगे। तो ये वादा है। अब मेजॉरिटी अगर 16 की आती है तो लड़ाई आसान हो जाती है, तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि पूरे 16 हमारे जीते और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन अवैसी भी जीते और 17 एमपी मिलकर तेलंगाना के लिए काम करेंगे। उसके बाद एक दूसरे से बातचीत होगी, एक दूसरे से अलायंस सेट होगा और एक दूसरे से एक हुकूमत की जो बनाने की कोशिश होगी वो आगे बढ़ेगी। आज पूरा मुल्क बीजेपी से और कांग्रेस से बेजार है। आपको खुद ये मालूम है कि बीजेपी के अलाइज बीजेपी को छोड़कर जा रहे हैं, कांग्रेस के अलाइज तो पूरी तरीके से कांग्रेस को छोड़ दिए हैं। आज कांग्रेस की गति ये हो गई कि लीडर्स को ढूंढने के लिए दिल्ली से डेलीगेशंस आ रहे हैं, टीम्स आ रहे हैं। तो ये पोजीशन के अंदर कांग्रेस तो हुकूमत नहीं बना सकती, बीजेपी को पब्लिक का मैंडेट नहीं है। थर्ड फ्रंट और रीजनल पार्टीज़ का 2019 में क़याम आ गया और गवर्नमेंट बनेगी। अब ये गवर्नमेंट के नंबर्स आपको मैं यहाँ टोटल करके नहीं बता सकता हूँ, मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये हुकूमत ज़रूर बनेगी। को ख़त्म करना है और बीजेपी को हम बनने नहीं देंगे, ना हम सपोर्ट देंगे। बीजेपी के बारे में तो उनका क्लियर स्टेटमेंट है जो मैं आपको निकाल के बता सकता हूँ कि हम बीजेपी को साथ नॉमिनल हो और कंट्री को दूसरे रास्ते पे लेके जाए। अपनी जागीर में से निकाल के नहीं दे रही। स्टेट का पैसा जीएसटी के अंदर जमा होकर सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और टैक्सेस के अंदर जाता है। उसका एक शेयर फेडरल सिस्टम में स्टेट का बनता है, वो स्टेट को ऑटोमेटिकली आना है। कोई उसके अंदर उधार या कोई लोन नहीं दे रहे। जो जीएसटी कलेक्शन होता है, यहाँ पे सेल्स टैक्स कलेक्शन होता और आपके रजिस्ट्रेशन ऑफिस के फंड्स कलेक्शन होते हैं, ये फंड्स पूरे एक्साइज के होते हैं, इसमें एक स्टेट का शेयर होता है। ये फेडरल सिस्टम का स्ट्रक्चर है। कहूँगा कि जो अफवाह आज बीजेपी का पोजीशन ऐसा है, बीजेपी जीतने के पोजीशन में नहीं है। नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, बीजेपी जीतने के पोजीशन में नहीं है, मगर बीजेपी के हाथ में मीडिया है। तो आज ये मीडिया को इस्तेमाल करके हर आदमी को, हर पार्टी को अपने अफवाह में गोल फिरा दे रहे हैं। उनको अब अफवाह में इतना गोल फिरा रहे हैं। अभी कोई एक साहब पूछे, पीयूष गोयल साहब आपका सपोर्ट बोले, मैं बोला भाई हम सपोर्ट बोल रहे नहीं, तो उन्होंने खुद अपने आप से बोल ले रहे हैं कि हमारा सपोर्ट है। देखिए, आप कोई बड़े महल्ले में जाते, वहाँ पे गए बाद से आपको कुछ कमज़ोर फील हुए तो वहाँ के बड़े आदमी का नाम ले लेते। तो ये पूरे बीजेपी के लीडर्स आके यहाँ टीआरएस का नाम इसी तरीके से ले रहे हैं, कमज़ोर फील करके टीआरएस के साथ है बोले। यहाँ हम टीआरएस बीजेपी के साथ बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल रहेगी नहीं। 1000 करोड़ में एक ही साल का हिसाब आपको बताता हूँ, गुज़िश्ता साल का। इसमें से जो माइनॉरिटी स्कूल्स को जो बजट दिया गया वो 650 करोड़ ऑलरेडी रिलीज़ हो गया। 266 स्कूल ऑलरेडी चल रहे हैं जिसमें 62,000 बच्चे पढ़ रहे हैं और 400 करोड़ रुपए सैलरीज़ के लिए और एस्टैब्लिशमेंट के लिए रिलीज़ हो गया है। और आपके वक्फ बोर्ड के लिए 104 करोड़ रुपए रिलीज़ हुआ है और आपके शादी मुबारक स्कीम के लिए मैं समझता हूँ 68 या 65 करोड़ रिलीज़ हुआ है, लोगों तक पहुँचा है। जो बजट रुका है, जो बजट कमी हुई है वो है लोन्स के अंदर। जो माइनॉरिटी लोन्स है वो माइनॉरिटी 20% गवर्नमेंट दी तो 80% बैंक से लेना। अब वो स्कीम वैसा नहीं रहेगा। 2 लाख रुपए की लिमिट में डायरेक्ट गवर्नमेंट जो प्रोग्राम है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन पूरा पैसा उसको देगी। तो उसके लिए बोल के वो स्कीम को रोके हैं, उसमें एप्लीकेशंस क्लियर नहीं करे हैं। मैं कल ही बात किया हूँ और ये इलेक्शन कोड होने के बाद ये पूरे लोन के स्कीम को रिवाइज करके लोन्स रिलीज़ करेंगे। 3 साल से तो रिवाइज नहीं कर रहे हैं, अगर रिवाइज कर रहे हैं तो 1 साल से कर रहे हैं। आप लोन्स पहले के क्लियर करिए बोल के बोला हूँ। तो उन्होंने वादा किया है कि इलेक्शन के कोड के बाद हम पूरे लोन्स क्लियर करेंगे। ఈరోజు నేను నిజామాబాద్కి పార్లమెంటరీ ఎలక్షన్ల ప్రచారం కోసం ఇంకా మైనారిటీస్కి క్రిస్టియన్స్ కానీ ముస్లిమ్స్ కానీ ఖోజా కమ్యూనిటీ కానీ సర్దాజీ కమ్యూనిటీ కానీ వాళ్ళతో ఒక అపీల్ చేయడానికి ఈరోజు ఇక్కడ నేను వచ్చేది అవకాశం వచ్చింది. దానిలో నేను మీడియా కూడా అపీల్ చేసిన. ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎట్లా ఉన్నాయంటే మన కంట్రీలో ఒక దిక్కు బీజేపీ ఉన్నాయి, బీజేపీ కమ్యూనల్ పాలిటిక్స్ ఇంకా బీద వాళ్లకు నాశనం చేసే పాలిటిక్స్ చేసి ఇప్పుడు ఇంకోసారి పవర్లో వద్దామని ఒక ప్రయత్నాలు చేస్తుంది. ఇంకో దిక్కు కాంగ్రెస్ పార్టీ మొత్తంకు మొత్తం 60 ఇయర్స్ పరిపాలనలో మైనారిటీస్కి, దళిత్స్కి ఇంకా క్రిస్టియన్స్కి ఎకనామికల్లీ కానీ ఎడ్యుకేషన్లో కానీ ఇంకా వాళ్లకు బ్యాక్వర్డ్ చేసి ఏదో ఓట్ బ్యాంక్ లాగా వాళ్లకు వాడుకొని వాళ్లకు ఏదో బీజేపీది భయం పెట్టేసి వాళ్లతోని ఓట్ తీసుకుందాం అని ముందట కాంగ్రెస్ పార్టీ పాలసీస్లో కంట్రీలో వాళ్ళు ముందట వస్తున్నారు. ఈ పొజిషన్లో కేసీఆర్ గారు ఒక
ఆల్టర్నేట్గా ఒక ఫ్రంట్ తయారు చేసి దీనిలో రీజనల్ పార్టీస్ వచ్చేసి 2019లో మన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో మేము పవర్కి రావాలి అని ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఈ ప్రయత్నాలకి మనం మద్దతు ఇచ్చేసి 16 టీఆర్ఎస్ ఎంపీస్కి భారీ మెజారిటీతో గెలిపించేసి ఇంకా అసదుద్దీన్ అవైసీ గారికి మజ్లిస్తోని ఆయనకు కూడా హైదరాబాద్లో గెలిపించేసి ఒక స్ట్రాంగ్ ఎంపీ ఫోర్స్ తయారు చేస్తే నిజామాబాద్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్, స్టేట్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్, కంట్రీలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్కి ఒక సమాధానం, ఒక సొల్యూషన్ బయటకి వస్తాయి. ఇప్పుడు నిజామాబాద్లో జనరల్గా చూస్తే కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి కనబడతలేదు. ఇంకా ఒక పేపర్ న్యూస్ ప్రకారం చూస్తే ఆయన ఎయిర్పోర్ట్లో కూర్చొని ఉన్నారు. అట్లనే బీజేపీ అభ్యర్థి ఓన్లీ పెద్ద పెద్ద లీడర్స్కి పిలుచుకొచ్చి ఇక్కడ నరేంద్ర మోడీ కానీ రాజ్నాథ్ సింగ్ కానీ వాళ్ళతో మీటింగ్స్ పెట్టి నేను గెలుస్తా అని ఆయన ప్రయత్నాల్లో ఉన్నారు. కవిత గారు వచ్చేసి పబ్లిక్లో వెళ్తుంది, గ్రామాల్లో వెళ్తుంది, రోడ్ షోస్లో వెళ్తుంది, ఇంకా పబ్లిక్ మీటింగ్ చేసి పబ్లిక్తోని దగ్గరగా వాళ్ళ ఉన్న సమాధానాలు, వాళ్ళ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ మాట్లాడి వాళ్ళు ఓట్ ఇంకోసారి సెకండ్ టైం గెలిచేది మేము ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఈ 3 క్యాండిడేట్స్లో చూస్తే కవిత గారికి పబ్లిక్ది ప్రేమ ఉన్నాయి, పబ్లిక్ది కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నాయి, ఇంకా భారీ మెజారిటీతో పబ్లిక్ గెలిపించాలి అని ఆల్రెడీ నిర్ణయంకి వచ్చింది. ఇంకా ఈ రిజల్ట్ కూడా మీ ముందట వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ ఉన్న పరిస్థితిలో నేను ఒకటే అపీల్ చేస్తున్నా, ఈ స్టేట్ బాగుపడాలి, ఈ మైనారిటీస్కి సెక్యూరిటీ ఉండాలి, మైనారిటీస్కి వాళ్ళ రైట్స్ దొరకాలి అంటే మనం ఇంకొకసారి టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్కి ఛాన్స్ ఇవ్వాలి. కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో కవిత గారికి ఎంపీగా ఇక్కడ నుంచి నిజామాబాద్ నుంచి మేము గెలిపించుకోవాలి. నేను అపీల్ చేస్తున్నా నిజామాబాద్ ప్రజలతోని, మీరు ఎలక్షన్ డే పొద్దుగల ముందడుగా వచ్చేసి ఫస్ట్ ఓటేసి టీఆర్ఎస్కి కార్ నిషాన్కి మీ ఓటేసి మాకు ఇంకోసారి 5 years వర్క్ చేయడానికి అవకాశం ఇవ్వండి. నిరంతర న్యూస్ అప్డేట్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ సింబల్ ని క్లిక్ చేయండి. అప్డేట్స్ ను మిస్ అవ్వకండి.